हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लक्ष्य अकेडमी। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है लक्ष्य अकेडमी। हम यहाँ कॉमर्स का क्रैश कोर्स कर रहे हैं फॉर योर दिसंबर 2024 में जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं यूजीसी नेट के, है ना। उसके रिगार्डिंग हम ये 100 डेज का चैलेंज कर रहे हैं जिसमें अभी हम टॉपिक कवर कर रहे हैं हमारा इंश्योरेंस एंड डे इज 39। ठीक है, इंश्योरेंस के हमने काफी कॉन्सेप्ट उस दिन क्लियर कर लिए थे। किसी टेक्निकल मिस्टेक गड़बड़ी की वजह से क्या था, क्लास थोड़ा बीच में इंटरप्ट हो गई थी, तो हम क्या है उसी को कंटिन्यू करेंगे आज। उसी को कंटिन्यू करेंगे तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक गिवन है, वहां पे जाके आप हमसे कनेक्ट हो जाएंगे सो दैट आपको पीडीएफ वगैरह टाइमली मिलती रहे और क्लास की नोटिफिकेशंस भी मिलती रहे। अगर किसी को कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल स्टडी करनी है ना, पेपर 2 के लिए अभी भी आपके पास टाइम है, डिटेल स्टडी आप कर सकते हैं। तो हमारा कॉमर्स का कॉम्प्रिहेंसिव बैच ज्वाइन कर लेंगे जिसमें 22% का ऑफ चल रहा है विद द कोड PO22 का आप कोड लगाएंगे, आपको 22% का ऑफ मिलेगा वहां पे। ओके, सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, डिटेल क्लास, पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस एंड 1-to-1 सेशंस फॉर योर डाउट्स, है ना। एग्जाम रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड किसी भी तरीके की अगर कोई प्रॉब्लम है तो 1-to-1 सॉल्यूशन क्लासेस हैं आपके पास, आप अवेल कर सकते हैं। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए, उस दिन हमने देख लिया था कि हमारा इंश्योरेंस क्या होता है। ये एक अनुबंध है दो पार्टीज के बीच में। दो पार्टीज हमारी, एक थी बीमाकर्ता और एक है बीमाकृत व्यक्ति, है ना, एक इंश्योरर और एक इंश्योर्ड। ये हमारा एक लीगल अनुबंध होता है। इसके लिए आप कोर्ट में केसेस कर सकते हैं अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो। कोई भी पक्ष अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ती है, तोड़ने की कोशिश करती है, तो आप उसके लिए कोर्ट में क्या है, आप केस कर सकते हैं। ओके, देन हमने देखा था कि फ्यूचर में होने वाली कोई अनसर्टेनिटी, कोई अनिश्चित चीज है जो कि फ्यूचर में होने वाली है, कोई अनिश्चित नुकसान हो सकता है आपका। बेसिकली इंश्योरेंस क्या है कि आपके रिस्क को मिनिमाइज करने का एक तरीका है ना। तो उस फ्यूचर में होने वाले रिस्क के लिए आपको क्या है, इंश्योरेंस एक तरीके का फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती है, एक वित्तीय सुरक्षा आपको देती है। ठीक है, फिर हमने देखा था 2 तरीके के होते हैं, एक LIC और एक GIC, एक आपके जीवन के लिए और एक जनरल, बाकी सारी सामान्य चीजों के लिए आपका इंश्योरेंस होता है। हमने देखा था कि सर्वोच्च सद्भावना होनी चाहिए, आप कोई बात छुपाएंगे नहीं, दोनों पार्टियां एक दूसरे से कोई भी बात छुपाएंगी नहीं। निकटतम कारण क्या है उसका पता करके तब आपका जो क्लेम होता है ना, आप जो दावा देते हैं कि हमारा इतने का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई होनी चाहिए। उस क्लेम के पीछे वो जो लॉस हुआ है उसके पीछे कारण क्या था, निकटतम कारण, उसका पता किया जाता है, तब आपको इंश्योरेंस का वैल्यू जो है, बेनिफिट जो है वो आपको मिलता है। फिर आपका एक इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, है ना। अब देखिए, इंश्योरेबल इंटरेस्ट से एक चीज सामने आती है कि क्वेश्चन आया हुआ है कि देखिए 3 तरीके की चीजों को आप ध्यान रखेंगे। एक चीज है LIC, जिसके बारे में हमने जिक्र किया है, एक है आपका फायर इंश्योरेंस और एक है आपका मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, तीनों के लिए आप एक एक चीजें याद रखेंगे। जैसे देखिए, कोई भी ट्रैवल जब आप करते हैं ना तो वो इंश्योर्ड होता है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो अगर आप ऑनलाइन टिकट्स वगैरह बुक करते हैं, एयर टिकट्स बुक करते हैं या फिर रेल टिकट्स बुक करते हैं, तो क्या है, आपका इंश्योरेंस होता है। वैसे ही जो मरीन है, जब हमारे कार्गोज वगैरह जाते हैं ना, मतलब जहाज पे सामान लोड होकर के जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री या फिर एक पोर्ट से जब दूसरी पोर्ट पे कार्गोज जाती हैं, है ना, सामान से लदे हुए जहाज जब जाते हैं, तो उनका भी इंश्योरेंस होता है कि रास्ते में कहीं ये लुट ना जाए या स्ट्रॉम आ जाए, तूफान आ जाए तो सामान डूब ना जाए, तो उसका इंश्योरेंस कराया जाता है ना। वैसे ही कंपनीज में फायर इंश्योरेंस कराया जाता है कि अगर आग लग जाए फैक्ट्री या कंपनी में तो जो नुकसान हो उसकी भरपाई हो सके। LIC आप भली भांति अवगत हैं कि होता क्या है ना। तो देखिए, ये जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ना, बीमा योग्य हित, कि आपका उसमें कोई हित होना चाहिए, जिस भी चीज का आप बीमा करा रहे हैं उससे आपको कोई ना कोई फायदा मिल रहा हो, है ना, कि अगर वो फायदा रुक जाए उसी के लिए आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं। तो देखिए, LIC के केस में क्या है कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तब आपका हित छुपा हुआ होना चाहिए या उसमें हित होना चाहिए, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मिस्टर X
मिस्टर ए हस्बैंड है और मिसेस बी जो है उनकी वाइफ है। मिस्टर ए ने अपनी वाइफ का बीमा कराया और थोड़े दिनों बाद इनका डिवोर्स हो जाता है। ओके, और जैसे कि मान लीजिए कि 2 साल शादी के 2 साल बाद इन्होंने बीमा कराया, 4 साल बाद इनका डिवोर्स हो जाता है और 5वें साल में किसी दुर्घटनावश उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंटल तरीके से। तो जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जब इन्होंने बीमा लिया था, तब क्या था, इनका इंश्योरेबल इंटरेस्ट था। तो अगर ये 5वें साल में अगर ये मर भी जाती हैं, मतलब इनका देहांत हो जाता है, सॉरी बट समझाने के लिए बोलना पड़ता है ये सब, तो क्या है, अगर इनका देहांत हो जाता है तो मिस्टर ए जो थे वो रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे थे और जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है उस वक्त क्या है, इंटरेस्ट था उनका। तो एलआईसी के केस में क्या है, कहने का मतलब कि जब एलआईसी के केसेस में जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं ना, उस वक्त क्या है, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, मतलब आपका हित होना चाहिए, है ना। फायर इंश्योरेंस के केस में क्या होता है आपका कि एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्लस एट द टाइम ऑफ लॉस, दोनों वक्त आपका हित होना चाहिए, है ना। जब आपकी क्षति हुई है उस वक्त भी आपका हित होना चाहिए और जिस वक्त आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उस वक्त भी आपका हित होना चाहिए। लेकिन मरीन वाले के केस में क्या होता है, ओनली एट द टाइम ऑफ लॉस, ठीक है, जब आपका लॉस हुआ है तब आपका हित होना चाहिए। ये 3 चीजें आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे कहीं, है ना। क्षतिपूर्ति हमने देख लिया था, प्रतिस्थापन भी देख लिया था और एक अब आता है नेक्स्ट योगदान, है ना। यहाँ पे हमारी क्लास इंटरप्ट हो गई थी, उसे को कंटिन्यू करेंगे हम। देखिए योगदान का मतलब क्या है कि मान लीजिए आप मिस्टर ए हैं और आपकी एक बहुत बड़ी कंपनी है ना, मान लीजिए 100 करोड़ की कंपनी है। आपने क्या किया, अपनी कंपनी का इंश्योरेंस जो है, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत बड़ी है और आपको लगता है कि 2 जगह से इंश्योरेंस कराना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, है ना, सो दैट कि आपका पूरा लॉस जो है वो कवर हो जाए। तो आपने एक्स कंपनी से भी इंश्योरेंस करवा लिया और वाई कंपनी से भी इंश्योरेंस करा लिया, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आपकी कंपनी में फायर ब्रेकआउट हो जाता है और आपका 50 लाख का लॉस हो जाता है, ठीक। तो कंट्रीब्यूशन योगदान आपको क्या कहता है कि ये जो आपका 50 लाख का नुकसान हुआ है ना, ये दोनों कंपनियां मिलके भरपाई करेंगी, है ना। आप ये नहीं करेंगे कि आप 50 लाख एक्स कंपनी से भी ले लें और 50 लाख आप वाई कंपनी से भी ले लें, है ना, ये नहीं हो सकता। जब भी आपको लॉस होगा, मल्टीपल इंश्योरेंस जब हो रखे हैं आपके, तो उस केस में क्या है कि जितनी भी कंपनियों से आपने इंश्योरेंस लिया है वो मिलके योगदान करके तब आपकी क्षति को पूरा करेंगे, है ना। इज इट क्लियर? कंट्रीब्यूशन होगा आपका क्षति को पूरा करने में, है ना। आप दोनों कंपनी से सेम अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते। देन लास्ट है आपका हानि न्यूनीकरण, है ना, कि मतलब लॉस जो है कितना कम से कम हो सकता है, आप उसका ध्यान रखेंगे और इस बात को ध्यान में रख के आप लॉस को कम करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए जिस वक्त आपकी कंपनी में आग लगी, आप वहीं प्रेजेंट थे, तो आप क्या करेंगे, जितनी जल्दी हो सके आप उस फायर को बुझाने की कोशिश करेंगे, है ना, कि कितना कम से कम नुकसान हो सकता है। आप ये नहीं सोचेंगे कि चलो पैसे तो किसी और को देने हैं तो हम जलने दो, जो जल रहा है जलने दो, हमारे पैसे तो आ ही जाएंगे, है ना। आपको इस सिद्धांत का भी ध्यान रखना है कि जो लॉस है वो कितना कम से कम हो सकता है। तो ये आपके 7 प्रिंसिपल्स हैं, इन 7 प्रिंसिपल्स को आप ध्यान रखेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके यहीं से अराइज होते हैं, है ना। जैसे एक क्षतिपूर्ति वाली हमने बात की थी कि ये एलआईसी के केस में आपका एप्लीकेबल नहीं होता है ना। तो ये भी पूछ सकता है, 4 दे देगा, उसमें से एक क्षतिपूर्ति रहेगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा एलआईसी के केस में कौन सा प्रिंसिपल काम नहीं करता है ना। या फिर आपसे मैच करने के लिए बोल देगा कि आप कंट्रीब्यूशन से क्या समझते हैं, सबरोगेशन से आप क्या समझते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं यहाँ से। ओके, चलिए देखिए, ये आपकी डिटेल्स हैं, आप एक बार इनको रीड कर लेंगे। जब भी आप रीड करेंगे ना तो आपको अब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, उसी का डिटेल में आपका एक्सप्लेनेशन है। अब देखिए, ये भी बात हमने कर ली है कि 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, एक एलआईसी, एक लाइफ का और एक जनरल, है ना, सामान्य। मतलब लाइफ को छोड़ के बाकी जितनी भी चीजों का आपको इंश्योरेंस कराना है, आपको अपनी प्रॉपर्टी का कराना है, ज्वेलरी का कराना है, हमने मरीन देखा, फायर देखा, ओके, बिल्डिंग का कराना है, प्रॉपर्टी का कराना है, किसी भी चीज का कराना है, क्रॉप्स का लोग करवाते हैं, है ना,
क्रॉप्स की भी आपके इंश्योरेंस होते हैं। तो जिस भी चीज का कराना है वो सारा क्या है आपका जीआईसी में आ जाएगा। देन आपको ध्यान रखना है कि कब एग्जिस्टेंस में आया। एलआईसी आपका क्या है 1 सितंबर 1956 में आपका फंक्शन में आया है ना। वैसे ही अब देखिए कितने तरीके के आपके एलआईसी होती हैं। टर्म इंश्योरेंस होता है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, एक निश्चित समय के लिए जब आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, है ना। टर्म इंश्योरेंस उसको बोलते हैं, मतलब कि अगर इस समय अंतराल में अगर कोई दुर्घटना होती है तो फिर क्या है, उस केस के लिए अगर आप लेते हैं तो उसको टर्म इंश्योरेंस बोलते हैं। होल लाइफ आपने अपनी पूरे जीवन को सिक्योर करा लिया है। देन मनी बैक पॉलिसी कि कुछ समय बाद क्या है आपका जो मनी है, सर्वाइवर जो है जिसके लिए आपने एलआईसी लिया था, लाइफ इंश्योरेंस लिया था, अगर वो सर्वाइव कर जाते हैं तो आपका जो आपने प्रीमियम में मनी दिया है वो बैक हो जाएगा आपको। फिर पेंशन प्लान, पेंशन के लिए आप लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं। ये कुछ विभिन्न प्रकार की आपकी एलआईसीज हैं, इसको आप एक बार देख लेंगे। देन आपका आता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस जीआईसी क्या है, एक पब्लिक सेक्टर री इंश्योरेंस कंपनी है दैट इज इनकॉर्पोरेटेड इन 1972 में इसका इनकॉर्पोरेशन हुआ है। ओके, इसमें आपका देखिए कौन कौन से इंश्योरेंस आए थे। फायर इंश्योरेंस हमने देख लिया, ट्रेवल का हमने हल्का जिक्र कर लिया है, मोटर इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जो मेडिकल बेनिफिट्स के लिए जो आप पॉलिसीज लेते हैं, है ना, वो हो गया आपका। एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेजेस आप देखिए, आपका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि रिस्क कवरेज होता है ना। आप इन पीडीएफ से इसको एक बार गो थ्रू कर लेंगे। दिस इज योर होल एंड सोल। इसमें एक छोटा सा पार्ट और रहता है आपका इंश्योरेंस में, वो क्या है, दैट इज योर रिस्क क्लासिफिकेशन। कितने तरीके की रिस्क हो सकती हैं, इंश्योरेंस किस किस रिस्क को कवर करता है, और देन उसका मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं। एक तो ये चीज हो गई, और प्लस IRDA है ना, IRDA को भी हमको देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर को पूरा रेगुलेट करने वाली बॉडी कौन है, IRDA है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको भी हमको थोड़ा सा देखना है कि ये होता क्या है, कब एग्जिस्टेंस में आया, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, है ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, मतलब इसका स्ट्रक्चर क्या है, कितने लोग होते हैं, कौन उसको अपॉइंट करता है, ये सारी चीजें क्या है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे।